नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा हमने लास्ट 24th अमेंडमेंट किया था। 24th और 25th जो है वो एक साथ लाए गए थे। रीज़न क्या था? रीज़न था सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजन जिसने पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिपल कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी को डीपीएसपी को भी थोड़ी सी सुप्रीमेसी देनी थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट्स को ओवर पावर कर जाए, या जब भी हम डीपीएसपी इंप्लीमेंट करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उसके आगे या फिर डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज क्रिएट ना करें। तो इसी को ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट ने 25th अमेंडमेंट 1971 पास किया। जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या इसमें हुआ था, क्या क्या चेंजेस किए गए थे, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बैंक नेशनलाइजेशन केस के बारे में, जिसे हम आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहां से कहा जाता है कि यहीं से इंदिरा गांधी की जो सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं, या फिर कहें जो सोशलिस्ट मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, वो रिफ्लेक्ट होने लगे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। अगर आप राजस्थान जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा बाकी किसी जुडिशरी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको मेरी वीडियोस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पास किया गया था। थोड़ा सा पहले प्रकाश डाल लेते हैं 1970 के रुस्तम कंवरजी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम आरसी कूपर केस के नाम से या बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली देखो हुआ क्या था। हुआ यहाँ पे ये था, जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तो वहां पे एक बात की गई एडिक्वेट कॉम्पनसेशन की। कहा कि कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, कोई भी आप बिजनेस नेशनलाइज करते हैं, तो आपको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एडिक्वेट कॉम्पनसेशन की डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पीछे कई सारे केसेस में बार बार पार्लियामेंट को कहता आ रहा था, गवर्नमेंट को कहता आ रहा था कि आपको जब भी कोई एक्विजिशन करना है आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 19(1)(f) में, तो आपको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो गवर्नमेंट की डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के लिए इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। तो देखो आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली लिखा था कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो कोई अमाउंट फिक्स करे कंपनसेशन का। कंपनसेशन जो है वो डिटरमाइन की जाएगी हर गवर्नमेंट के एक्विजिशन के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ उसे कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी प्रॉपर्टी एक्वायर करते समय, नेशनलाइजेशन करते समय, वो दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो कोर्ट नहीं जाएगा। डिस्पाइट आर्टिकल 31 के, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था। अब यहाँ पे बार बार लोग कॉम्पनसेशन मांगने सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, ये कह के कि जो कॉम्पनसेशन है ये एडिक्वेट नहीं है, हमें और ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए। इसी के साथ साथ बैंक नेशनलाइजेशन केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 31 है वो गारंटी देता है राइट टू कॉम्पनसेशन की। मतलब अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में, तो आप उसको कॉम्पनसेशन देंगे ही देंगे, ऐसा गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है आर्टिकल 31। अब ये जो टेक्निकल इश्यूज थे, इसको लेकर गवर्नमेंट काफी परेशान थी। अब जब भी गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने जाती, हर कोई एक एडिक्वेट कॉम्पनसेशन की डिमांड करता, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पनसेशन की डिमांड करता। पार्लियामेंट को लगता कि नहीं, ये जो एडिक्वेसी ऑफ कॉम्पनसेशन है ये रेलेवेंस होगा प्रिंसिपल्स पे जो ले डाउन करेगी लेजिस्लेचर। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर कहेगी कि हम एक प्रॉपर्टी एक्वायर करके मार्केट रेट का 1/3 देंगे, 1/5 देंगे, हाफ देंगे, फुल देंगे, वही माना जाएगा। और टेक्निकली इसको कहीं पे भी आप क्वेश्चन करने नहीं जाओगे। अब ऐसा हो नहीं रहा था। बैंक नेशनलाइजेशन केस में भी कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉम्पनसेशन है वो एडुकेट होना चाहिए, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने 31 को इस तरह से अमेंड किया कि उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर हो रही है, 19(1)(f) में हम उसको एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें हम जो भी कॉम्पनसेशन देंगे वो जस्ट कॉम्पनसेशन होगा, उसमें कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक 31C जो है वो भी ऐड किया गया। ये कहा गया कि 31C के चलते हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। 39B और C जो बात करते हैं एक ईगैलिटेरियन सोसाइटी की, हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। और जब भी हम 39B और C को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, और अगर वो आर्टिकल 14, 19 या 31 को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि
इस अमेंडमेंट से 39B और C को सुप्रीमेसी दे दी गई फंडामेंटल राइट नंबर 14, 19 एंड 31 के ऊपर। और इसको जब जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये कहा जाता है इसे टेक्निकली कहीं ना कहीं जो डीपीएसपी है उसे एक प्राइमेसी मिल गई अबव योर फंडामेंटल राइट। इसे बाद में रेक्टिफाई किया गया, इन चीज़ों को ठीक किया गया, लेकिन अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि कोर्ट ने बाद में आने वाले केसेस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बाकी आगे के केसेस में यही कहा कि देखो ना तो डीपीएसपी सुप्रीम है ना फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। और ये बैलेंसिंग फीचर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाउंडेशन स्टोन है। यानी अगर पार्लियामेंट को लगता है कि फंडामेंटल राइट एक जने के राइट की बजाय हम एक कम्युनिटी के राइट को अपहोल्ड करें, तो शायद उसको अपहेल्ड किया जाएगा। लेकिन कई बार अगर ऐसा लगता है कि नहीं फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपहेल्ड किया जाएगा। तो यहाँ से हमने एक डॉक्ट्राइन को रखा, हमने यहाँ पे बात की बैलेंसिंग नेचर की कि आप डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट को इक्वल फुटिंग में रखिए, कोई भी एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं है। तो ये एक तरह से आर्टिकल 25 जो था इन छोटी छोटी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, अमेंडमेंट 25 जो था जो इन छोटी छोटी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया था। आशा करता हूँ ये अमेंडमेंट 25 आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले 26 में और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।